हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में सॉलिड्स होते क्या हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और ये कितने टाइप्स में जो है प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो आपने जो है मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस। राइट, आपने ये दोनों जो हैं ऑलरेडी क्लास 11th में कवर कर लिए हैं। राइट, और ये जो सॉलिड स्टेट है ये हम क्लास 12th में कवर करेंगे। राइट, अब इसके बारे में हम जरा थोड़ा सा जान लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो है वो होती क्या है। ठीक है, जो तो हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम एक्वायर करता है, ठीक है, और जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, उसे हम सॉलिड कहते हैं। राइट, और जिसकी डेफिनिट वॉल्यूम तो होगी लेकिन इसकी डेफिनिट शेप नहीं होती है, उसे हम लिक्विड कहते हैं। राइट, और गैसेस में ना तो हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना ही इसमें डेफिनेट शेप होती है। राइट, इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप की बात कर रहे हैं इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। अगर आप देखो, आपके पास कोई भी सॉलिड चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आयरन का जो है रॉड पड़ा हुआ है। अब आप देखोगे कि उस रॉड की आपको एक डेफिनेट शेप दिखेगी, ठीक है, और ऑब्वियसली डेफिनेट वॉल्यूम तो उसकी होगी। राइट, तो वो हम सॉलिड में कंसिडर करेंगे। ओके, और जो लिक्विड है, सपोज आपने क्या किया, आपने एक गिलास पानी लिया। ओके, अब वो पानी जो था आपने क्या किया, एक बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। पहले वो जो शेप है वो किसकी एक्वायर करके बैठा हुआ था, हमारे पास ग्लास की शेप। जब आपने उसको कंटेनर में शिफ्ट कर दिया तो उस लिक्विड ने किसकी शेप ले ली, उस कंटेनर की शेप ले ली। राइट, लेकिन वॉल्यूम जो था वो हमारे पास सेम ही था। अगर एक ग्लास में 100 ml वाटर आता है, ठीक है, तो आपने 100 ml वाटर ही कंटेनर में शिफ्ट किया है। उसकी शेप में फर्क जरूर पड़ा है लेकिन वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज गैसेस। अब गैसेस की बात करें तो ना तो इनकी कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही इनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है, उस एलपीजी सिलेंडर की जो वॉल्यूम थी वो अप्रॉक्सीमेटली 10 लीटर थी। ठीक है, आपने उसको एक बड़े सिलेंडर में शिफ्ट कर दिया जिसकी वॉल्यूम जो थी 30 लीटर थी। ठीक है, तो क्या है कि हमारे पास जो गैसेस हैं उन्होंने पहले जो वॉल्यूम एक्वायर की हुई थी वो 10 लीटर थी। जैसे ही आपने उसको बड़े सिलेंडर में शिफ्ट किया, अब जो गैस की वॉल्यूम रिपोर्ट हो रही होगी वो 30 लीटर हो जाएगी। सो इससे क्या कंक्लूड होता है कि हमारे पास गैसेस जो हैं उनकी ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना ही डेफिनेट शेप होती है। राइट, लेकिन हमने ये दोनों ऑलरेडी लिक्विड और गैसेस क्लास 11th में कवर किए हुए हैं। ठीक है, हम क्लास 12th में सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट देखते हैं। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है कि दे आर हैविंग डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं उनका एक डेफिनेट मास होता है, ठीक है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ऑब्वियसली एक डेफिनेट शेप आएगी। राइट, नाउ
सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर वेरी स्मॉल। नाउ अब बात आती है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में होते क्या है, राइट। तो हमारे पास हम अज्यूम कर लेते हैं कि सॉलिड्स जो हैं वो एक डेफिनेट शेप के साथ अलाइंड है, राइट। अब ये जो सॉलिड हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, इन मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं, राइट। सो यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, राइट। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है ये बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम आती है, राइट। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नाउ थर्ड वन इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। अब हमने इंटरमॉलिक्यूलर का तो पता कर लिया कि इंटरमॉलिक्यूलर होता क्या है, राइट। अब बात आती है फोर्सेस की। अब जब दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में काफी क्लोज आएंगे तो इट मींस कि कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड होगी, राइट। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड होती है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, राइट। और हमारे पास सॉलिड्स के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती हैं। Done. Now, fourth point is their constituent particles that is atoms, molecules or ions have fixed position and can only oscillate about their mean position। नाउ ये पॉइंट हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब कि सॉलिड जो है अगर एटम से बना हुआ है, ठीक है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एटम्स होंगे, राइट। अगर मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो ऑब्वियसली उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयन्स होंगे, अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। फिक्स्ड मतलब कि ये एक पोजीशन पे अगर मॉलिक्यूल 1 जो है अरेंज हुआ है तो ये इसी पोजीशन पे रहेगा। ये नहीं है कि ये शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया या ये यहाँ पे आ गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयन्स हैं या एटम्स हैं, ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते रहते हैं या आप कह लो कि ऑसिलेशंस जो हैं वो शो करते रहते हैं। टू एंड फ्रो पोजीशन जो है ये चलते रहते हैं, राइट। अब ये जो ऑसिलेशंस होती हैं, कहते हैं कि इनकी पोजीशन फिक्स्ड है, इनकी ऑसिलेशन जो है ये अपनी मीन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट होती है, मतलब कि टू एंड फ्रो तो चलता रहेगा। जैसे अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, ये यहां पे आएगा, फिर से ये अपनी मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर से ये क्या करेगा, फिर से ये फ्रो पोजीशन पे जाएगा, फिर से ये वापस आ जाएगा।
या आप कह लो कि अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पेंडुलम को देखते हो, पेंडुलम क्या है, आगे जाएगा, फिर अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे वापस आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर एग्जैक्ट पोजीशन पे वापस आएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस कह लो, एटम्स कह लो, ये भी कुछ ऐसे करते हैं कि ये ऑसिलेट करेंगे लेकिन फिक्स्ड पोजीशन के विद रिस्पेक्ट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज दे आर incompressible and rigid। अब इसका मतलब देखते हैं, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि आप इनको दबा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपने एक सॉलिड लिया, ठीक है, उसको दबाया और उसकी जो है मेनली शेप चेंज हो गई। अगर हम ट्रू सॉलिड्स की बात करते हैं तो वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब आप उसको प्रेशर तो लगाओगे लेकिन वो अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं करेगा। रिजिड मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं कि आप इनको जो है इजीली मोल्ड नहीं कर सकते, राइट। सो दीज आर दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, राइट। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस कितने टाइप के होते हैं। हमने अब टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जो हैं उनकी बात करनी है, ठीक है। तो नेचर के बेसिस पे कह लो या फिर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे हमारे पास जो सॉलिड्स आते हैं वो 2 टाइप्स के आते हैं, राइट। सो यू कैन राइट सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट आता है दैट इज अमॉर्फस solid and the second one is crystalline solid। अभी अमॉर्फस जो है इनका मतलब क्या है, अमॉर्फस का अगर हम सिंपली मतलब देखें तो इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ठीक है, वो कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम नहीं होता है। पहले हम क्रिस्टलाइन का आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देते हैं। इसमें क्या है, सपोज मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो सपोज ए एंड बी जो है इसके बेसिस पे सारा अरेंजमेंट जो है वो डेवलप्ड हुआ है। मतलब कि मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ए एंड बी हैं, राइट। तो ए यहाँ पे अरेंज होगा, फिर बी यहाँ पे अरेंज होगा, राइट, अगेन ए देन बी, फिर ए देन बी। सेम वे में क्या होगा, नीचे अरेंजमेंट भी ऐसे ही शो होगा, ठीक है। ए के साथ बी लगा होगा, फिर बी के साथ ए अटैच होगा, अगेन यहाँ पे भी हमारे पास ए आएगा, ठीक है, फिर बी देन ए। अब इसमें देखा जाए तो एक डेफिनेट पैटर्न चल रहा है, मतलब ए देन बी, हर तरह से एक सिस्टम जो है वो अरेंज हुआ है। लेकिन जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड आते हैं इसमें कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद 2 बी पड़े हुए हैं, अगेन ए 2 पड़े हुए हैं, फिर ऐसे करके कोई अरेंजमेंट शो नहीं होगा, कहीं पे भी कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप को अलाइन कर लेता है, राइट। तो जिसमें हमारे पास एक इनडेफिनेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट आता है उनको हम अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। जिनमें एक डेफिनेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, राइट। तो इसी वजह से जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स आते हैं इनको हम सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, और यू कैन से दीज आर सुपर कूल्ड सॉलिड्स, राइट। अब इनको जो है इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहेंगे क्योंकि इसमें एक डेफिनेट पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है, मतलब हर एक चीज जो है वो एक डिसिप्लिन वे में अरेंज हुई है, राइट। तो इसी के बेसिस पे हम जो है इनके डिस्टिंक्शंस करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो अमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड से डिफरेंट बनाती है, और अमॉर्फस में हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे एंड क्रिस्टलाइन में। अब हमने जो अमॉर्फस हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो देख ली है। तो अभी हम इनके डिस्टिंक्शंस की बात करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम अमॉर्फस
और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंस जो है वो पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है, दैट इज अमॉर्फस सॉलिड्स आर हैविंग इनडेफिनेट शेप। ठीक है, इसका हमने अभी जो है जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखा था उसके बेसिस पे हमें दिख रहा था कि हमारे पास जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनमें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो कोई डेफिनेट डिसिप्लिन में नहीं है, वो कहीं पे भी कोई भी मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आता है, ठीक है, वो एक इनडेफिनेट है, जिसके बेसिस पे इसकी जो शेप होती है वो एक इनडेफिनेट शेप आती है। लेकिन अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं तो दे आर हैविंग a definite shape due to the arrangement of definite discipline of atoms. Definite characteristic geometrical shape. Right? नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो हैं या मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर लो आप, तो वो अगर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एक डेफिनेट मैनर में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी में हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, किसी में कम होगी। ठीक है, जिनमें तो ज्यादा होगी उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, जिनमें कम होगी उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होगा। अब इसी के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड्स ग्रेजुअली softens over a range of temperature. राइट, अब इसकी अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पास जब आप हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करोगे तो उससे क्या होगा कि जिनके तो बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग होंगे वो तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन जिनके बॉन्ड वीक होंगे वो क्या होगा, वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर बॉन्ड टूटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड है वो धीरे धीरे करके मेल्ट डाउन करना स्टार्ट कर देता है। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं वैक्स की। ठीक है, आपने क्या किया, आपने हीट करना स्टार्ट किया। अब जहां पे तो हीट हो रही है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से जो सॉलिड वैक्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता है। इन दिस केस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेल्ट्स एट ए sharp and characteristic temperature. कि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मेल्ट डाउन करना चाहते हो तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर या तो सारा का सारा जो सॉलिड है वो मेल्ट डाउन हो जाएगा या सारा का सारा जो है वो एज इट इज सॉलिड स्टेट में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम आयरन जो है उसको मेल्ट डाउन करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास एक रॉड है, मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया। अभी जो आयरन है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास 1538 डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक है, जब तक टेम्परेचर 1538 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा तब तक जो आयरन है उसकी रॉड एज इट इज सॉलिड स्टेट में रहेगी। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर 1538 से 39 हुआ, साथ के साथ सारी की सारी रॉड जो है वो मेल्ट डाउन करके लिक्विड बन जाएगी। राइट, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, वो एक शार्प टेम्परेचर के ऊपर ही मेल्ट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी मेल्ट हो गए, ठीक है, कहीं पे भी बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई। राइट, तो थर्ड पॉइंट इज व्हेन amorphous solids cut down with a sharp tool, it splits
two pieces with irregular surfaces। कि आपने क्या किया, आपने अमॉर्फस सॉलिड को जो है, ठीक है, किसी भी चाकू से कह लो या किसी भी शार्प टूल से कट करना स्टार्ट किया। अब जब आप अमॉर्फस सॉलिड को कट करना स्टार्ट करते हो तो वो कभी भी हमारे पास कट डाउन होगा, ठीक है, दो पीसेस में कट होगा, तो वो कभी भी एक हमारे पास प्लेन सरफेस नहीं देगा, वो बहुत ही ज्यादा रफ सरफेस जो है आफ्टर कटिंग देता है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड की कटिंग जो है उसमें हमें कभी भी रेगुलर या आप कह लो कि एक डेफिनेट शेप वाले टू पीसेस नहीं मिलेंगे, राइट। सो नेक्स्ट अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें, ठीक है, व्हेन crystalline solids cut with a sharp tool, it splits into two pieces with regular and plane surfaces। कि आपने क्या किया, आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप कट किया है, ठीक है, किसी भी शार्प टूल के साथ, तो जैसे ही आप कट करोगे आपको जो है दो पीसेस मिलेंगे जिनकी रेगुलर शेप होगी, साथ ही साथ जो सरफेस होगा वो बहुत ज्यादा प्लेन होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, उनके केसेस में कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आती है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है, ये हम ऑलरेडी 11th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, राइट। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज कि जब भी आप किसी सॉलिड को जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नॉन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, राइट। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स के केसेस में कभी भी डेफिनेट नहीं आती है, राइट। क्यों डेफिनेट नहीं आती है? ऑब्वियसली क्योंकि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं हर जगह पे सिमेट्रिक नहीं होते, मतलब एक जैसे नहीं होते। सो यू कैन राइट दे डू नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लेकिन क्रिस्टलाइन के केसेस में हमारे पास सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो डेफिनेट बॉन्ड होते हैं, मतलब कि एक डिसिप्लिन वे में हमारे पास अरेंज्ड होते हैं। तो इस केस में या तो सारे के सारे बॉन्ड टूटेंगे या फिर कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा। सो दे आर हैविंग डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनको हम सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड सॉलिड्स भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, एक्चुअल में ग्लास जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही आप उसको कूल डाउन करना स्टार्ट कर देते हो तो वो अपने आप को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है। तो ऑब्वियसली इसको इसीलिए हम जो है सुपर कूल्ड सॉलिड भी कह रहे हैं, राइट। सो यू कैन राइट दे आर सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड सॉलिड्स। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। Done?
द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, राइट। तो अब हम आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक कंडीशंस क्या होती हैं उनके बारे में पता करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड से देखते हैं, हमने बात की थी कि हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, ठीक है, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आता है, राइट। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, ठीक है, तो अगर आप इस एंगल पे देखते हो तो आपको सारे के, अगर मैं इनको ए अज्यूम करके चल रही हूं और इनको बी अज्यूम करके चल रही हूँ, राइट, मैं ये मान रही हूँ कि ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और बी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर आप इस एंगल पे देखो तो आपको सारे के सारे जो बी एटम्स हैं वो दिखेंगे, राइट। और अगर आप इस एंगल पे देखो, राइट, तो आपको सारे के सारे जो हैं वो ए पॉजिटिव दिखेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो जो हमारे पास एनायंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और जो केटाइन होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, राइट। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे देखती हूँ, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती हैं, राइट। जैसे इस डायरेक्शन में बी नेगेटिव दिख रहे हैं, अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो मेरे पास ए पॉजिटिव आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास किसी भी एंगल पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती हैं, सो ये कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, दैट इज एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, राइट। अब हम अमॉर्फस की अगर बात करें तो हमारे पास जो अरेंजमेंट या फिर अलाइनमेंट ऑफ एटम्स जो है वो कहीं पे भी एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कहीं पे भी कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर आप इस डायरेक्शन में भी देखो तो आपके पास जो है बी नेगेटिव भी आएंगे, ए पॉजिटिव भी आएंगे, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में देखो तो आपके पास बी नेगेटिव भी आ रहे हैं, ए पॉजिटिव भी आ रहे हैं, मतलब ये एक डेफिनेट पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही अगर मेरे पास एक इनडेफिनेट पैटर्न आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर्टीज जो है हर जगह पे सेम ही होंगी, मतलब सिमिलर साइड ट्रेंड देंगे। तो इन कंडीशंस को हम आइसोट्रॉपिक कंडीशंस कहते हैं। और ऐसे सॉलिड्स हमारे पास आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो ट्रू सॉलिड्स आते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, ठीक है, अगर वो ज्योमेट्री फॉलो कर रहे हैं तो वो बहुत लॉन्ग रेंज तक की ज्योमेट्री फॉलो करते हैं, मतलब यही अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो बहुत आगे तक जाएगा, राइट। तो ऐसे जो सॉलिड्स हैं जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। सो यू कैन राइट crystalline solids have long range order। लेकिन अगर मैं अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करती हूँ तो सपोज थोड़ा टाइम के लिए क्या किया, अमॉर्फस सॉलिड ने सोचा कि मैं भी ज्योमेट्री फॉलो करके देख लेता हूँ। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जब नया साल आता है तो हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, 2 दिन रेजोल्यूशन फॉलो अप होगा, थर्ड डे क्या होगा, थर्ड डे रेजोल्यूशन कहाँ गया हमें पता भी नहीं चलता। सो सेम वे अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं कि ये कुछ टाइम के लिए तो ज्योमेट्री जो है फॉलो कर लेंगे कि ओके फाइन, एक सर्टेन पैटर्न जो है वो लेके चलते हैं, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट टाइम हमारे पास वो जो ज्योमेट्री है उसकी अलाइनमेंट कहीं और की ओर चले जाती है। सो वी कैन से कि ओके अमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर आता है, ठीक है, कि थोड़े टाइम के लिए इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है हम भी एक डिसिप्लिन फॉलो करके देख लेते हैं, हम भी एक ज्योमेट्री जो है वो बना के देख लेते हैं। थोड़ा आगे गए, साथ के साथ बोर हो गए, नहीं इट्स ओके, जहां जा रहा है मॉलिक्यूल जाने दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो दे फॉलो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। These are the distinctions of amorphous solids and crystalline solids। amorphous में जो हमारे पास एग्जाम्पल्स आती हैं, फर्स्ट वन इज ग्लास, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है।
जेल्स, राइट। और क्रिस्टलाइन में अगर मैं बात करूं तो मेटल्स, डायमंड, राइट। So this is all about crystalline solids and amorphous solids, right? Amorphous का हम इतना ही पढ़ेंगे, right? अब हम मेन जो स्ट्रेस देंगे वो है crystalline solids, कि crystalline solids एक्चुअल में क्या होते हैं और इनका जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो है अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनकी बात कर ली है, ठीक है। उनकी बेसिक डेफिनेशंस की बात कर ली है, बेसिक प्रॉपर्टीज जो है उनकी बात कर ली है, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड जो था हमने जितना रिक्वायर्ड था हमने वो ऑलरेडी कवर कर चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे अरेंज की हुई है, राइट। तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, राइट। तो हम 1 बाय 1 करके सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात भी करेंगे और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस भी करेंगे, राइट। तो फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो फर्स्ट टाइप इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये अगेन आगे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। सेकेंड वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, राइट। अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मेनली मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें जो हमारे पास बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिफरेंट होंगी, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट आती है पोलर, राइट। तो पोलर में जो है हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी दैट आर डाइपोल डाइपोल interactions, ओके। एंड नॉन पोलर में हमारे पास डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी या फिर इनको हम लंडन फोर्सेस भी कह सकते हैं, राइट। और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आते हैं स्पेशली सॉलिड्स, उनमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ओके। नाउ इनकी जो फिजिकल नेचर है मेनली हमारे पास जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट होते हैं और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, राइट। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये तीनों के तीनों जो हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, ये इंसुलेटर होती हैं। सो दीज आर इंसुलेटर, राइट। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास जिनमें तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट तो जो है वो कंपैरेबली लो होता है। लेकिन जिनमें हमारे पास कोई भी इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम होता है। कहने का मतलब ये है कि उनको अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, तो वो साथ की साथ जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो व्हाट यू कैन से कि जो पोलर होंगे ऑल्दो उनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो आता है, लेकिन जो नॉन पोलर होंगे उनका तो बहुत ज्यादा कम होता है, राइट। और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है उनका भी लो ही होगा। अब जो हमारे पास पोलर की एग्जांपल्स आती हैं दैट आर HCl SO2, राइट। नॉन पोलर में आर्गन CCl4, हाइड्रोजन, आयोडीन एंड
कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, उस पे एग्जांपल होती है आइस की, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड्स, राइट। सो अब ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दैट आर आयंस, और इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं दैट आर कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये मेनली हमारे पास हार्ड होते हैं पर साथ ही साथ ये ब्रिटल भी होते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट में ये हमारे पास इंसुलेटर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही अपनी मोल्टन स्टेट में आते हैं या फिर आप कह लो कि एक्वस स्टेट में आते हैं, ये साथ की साथ ही अपने आप को कंडक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यू कैन राइट इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट but conductor in molten or aqueous solutions, right। अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, तो यू कैन राइट मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, राइट। इसमें जो एग्जाम्पल्स आएंगी आयनिक सॉलिड में NaCl, ZnS, MgO एंड CaF2, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेटेलिक सॉलिड्स, राइट। सो थर्ड कैटेगरी हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आती है मेटेलिक सॉलिड्स की। नाउ इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं दैट आर पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें होता क्या है एक्चुअल में, हमारे पास आप कह सकते हो कि ये जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इनमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जो हैं वो पड़े होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकेलाइज्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह पे सेटल्ड होके नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं इनको हम कर्नल्स भी कहते हैं, राइट। इनमें जो हमारे पास बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग। अब इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो मेनली हार्ड होती है बट malleable एंड डक्टाइल, ठीक है। अब हार्ड मतलब कि ये बहुत ज्यादा क्या कहते स्ट्रांग होंगे। मेलिएबल का मतलब ये है आपने बचपन से, मतलब जब से आप साइंस पढ़ रहे हो आपने पढ़ा है कि मेटल्स कैन बी मेलिएबल एंड डक्टाइल, मतलब आप मेटल्स को जो है पीट पीट के शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर उनसे वायर्स बनवा सकते हो, राइट। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये बोथ द कंडीशंस में कंडक्टर ही एक्ट करते हैं। कंडक्टर्स इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट, कि चाहे ये सॉलिड स्टेट में है चाहे आपने हीट करके इनको जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है, ये हर कंडीशन में कंडक्टर ही एक्ट करेंगे। डन। नाउ मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। सो यू कैन राइट फेयरली हाई। अभी हमने बात की थी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ
आयरन हमारे पास कितना आया था, दैट वाज 1538 डिग्री सेल्सियस। तो इसी से पता चल रहा है कि 1538 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, राइट। तो एग्जांपल्स में आप जितनी भी मेटल्स आपके पास हैं आप लिख सकते हो। जिंक आ गई, ठीक है, आयरन आ गया, सिल्वर, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सभी एग्जांपल्स जो हैं आप मेटालिक सॉलिड्स में डाल सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। सो लास्ट कैटेगरी इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अब कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है कि डायमंड जो है वो सॉलिड्स में कंसिडर होता है, राइट। तो डायमंड कैसे बनता है कि कार्बन एटम्स जो हैं जब आपने आपको 3D अलाइनमेंट में अरेंज कर लेते हैं तो वो डायमंड बना देते हैं, राइट। तो उनमें जो हमारे पास बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और उस बॉन्डिंग के बेसिस पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस कैटेगरी में लेके आते हैं, दैट इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं दैट आर एटम्स। अभी हमने बात की है कि कार्बन कार्बन जो है जब अपने आप में एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे देन आफ्टरवर्ड्स 3D अलाइनमेंट शो करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास सॉलिड आएगा दैट इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। नाउ इनमें जो बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं दैट आर कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, कि कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स बनाने में। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स हैं, इनमें दो कैटेगरीज आगे आती हैं, ठीक है। तो पहले हम इनकी एग्जाम्पल लिखेंगे फिर हम उन कैटेगरीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो कोवलेंट सॉलिड में एग्जाम्पल पढ़ी जाती है दैट इज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ graphite and second one is carbon in the form of diamond, right। अब ये जो कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड आ रहा है, ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे इनकी जो फिजिकल नेचर है वो डिफाइन होती है। जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है वो काफी सॉफ्ट इन नेचर होता है, राइट, और जो डायमंड आता है दैट इज हार्ड इन नेचर। तो हमारे पास जो ग्रेफाइट आता है दैट इज कंडक्टर और जो डायमंड आता है दैट इज इंसुलेटर, राइट। अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। सो यू कैन राइट वेरी हाई। डन। तो ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की है। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की है। उसमें हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी हैं। फर्स्ट वाज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकंड वाज आयनिक सॉलिड्स, थर्ड मेटालिक सॉलिड एंड लास्ट वन वाज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, राइट। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में जो है छोड़ सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड अपलोड इट एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके इसके नोट्स ले सकते हैं।